अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। आज की अहम ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वर्चुअल जलसा किया है मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए, बावजूद इसके कि पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट क्लोजर की ख़बरें मौसूल हुई हैं और इंटरनेशनली उस ख़बर को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और उससे पाकिस्तान की सटनली बदनामी भी हुई है, लेकिन बावजूद इसके कि इंटरनेट का क्लोजर किया गया था, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया ऐप्स उससे मुतासर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दावा है वो है कि दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा वर्चुअल जलसा हुआ है और पाकिस्तान की तारीख़ का पहला वर्चुअल जलसा हुआ है और मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको लाइव ज्वाइन तो किया है। उसके तो खैर आपको पता है कि डिजिटल में सारे जितने भी स्टेटिस्टिक्स हैं वो सामने आ जाते हैं, लाइव पता चल जाता है कि कितने लोग उसको सुन रहे हैं, या फिर जब वो ख़त्म होता है इवेंट जो भी लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है तो पता लग जाता है कितने लोगों ने इसको देखा, इसको सुना। तो अगर आप नंबर गेम को ऐड करें, प्लस करें एक दूसरे के साथ, तो बहुत बड़ी तादाद बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान में तो जो इंटरनेट का क्लोजर हुआ सो हुआ, उसके बावजूद पाकिस्तान से लोगों ने ज्वाइन किया मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हुए और पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ ममालिक से लोगों ने इस वर्चुअल जलसे को ज्वाइन किया। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो हुकूमत वक्त PTI को जलसा ऑन ग्राउंड करने नहीं दे रही। वर्चुअल जलसा उन्होंने किया तो इंटरनेट के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, जिसकी वजह से सोशल मीडिया साइट्स मुतासर हुई, जिसका हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। लेकिन उसके बावजूद हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो वर्चुअल जलसा हुआ है वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया की नज़रों में है। एक तो मगरबी मीडिया उस पर बात कर रहा है, मशरक़ वस्ता का मीडिया उस पर बात कर रहा है, हिंदुस्तानी मीडिया उस पर बात कर रहा है, मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो डिजिटल सेल है, सोशल मीडिया सेल है, उन्होंने इमरान खान की जो तकरीर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए इमरान खान का जो पैगाम पहुंचा है, जिसमें शुरू में इमरान खान की तस्वीर दिखाई जाती है और उसके बाद 2-3 जुमले इमरान खान के, और उसके बाद फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की आवाज़ को कॉपी करते हुए इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है। मुझे तो ज़ाती तौर पे मैंने वो देखा है तो इतना मुझे स्ट्राइकिंग नहीं लगा, क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए इमरान खान की आवाज़ को कॉपी करके जो तकरीर पेश की गई है वो इमरान खान की हकीकी असल आवाज़ से तो बहुत मुख्तलिफ है, साफ पता चल जाता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो जो हुआ है वो पूरी दुनिया में, चाहे आप गल्फ़ न्यूज़ उठा के देख लें, चाहे आप मगरबी मीडिया उठा कर देख लें, चाहे आप हिंदुस्तानी मीडिया उठाकर देख लें, उस पैगाम के हवाले से रिपोर्टिंग हुई है और उस पर तबसरे भी हुए हैं कि इमरान खान जबकि जेल में हैं और उनकी पार्टी को जलसे करने की इजाज़त नहीं है, तो उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करते हुए वीडियो ऑडियो पैगाम सोशल मीडिया के ज़रिए वर्चुअल जलसे में उनके सपोर्टर्स और फॉलोअर्स तक पहुंचाया गया। और वो क्या है, वो बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल मीडिया ने प्ले किया है। तो वो जो प्ले किया है उसकी वजह से अगर कोई मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मतलब कि अक्रॉस द ग्लोब मुख्तलिफ टाइम जोन्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा जो है वो कवर हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को लोगों ने ज्वाइन किया मुख्तलिफ टाइम जोन्स में। अगर कोई मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर रहा तो वो पाकिस्तान का अपना मीडिया है, बाकी मगरबी मीडिया भी कर रहा है, मशरक़ वस्ता का मीडिया भी कर रहा है, हिंदुस्तान का मीडिया भी कर रहा है। अगर कोई मीडिया उसके ऊपर बात नहीं कर पा रहा, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि कर नहीं पा रहा, तो वो पाकिस्तान का अपना मीडिया है जो कि उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इंटरनेट डाउन करने से या उसके नतीजे में सोशल मीडिया ऐप को मुतासर करने से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वर्चुअल जलसा नाकाम हो गया? मेरा तो ख्याल है कि नाकाम होने की बजाय उसके बज़ ज़्यादा क्रिएट हुई, उसके बारे में बात ज़्यादा की गई। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप आज़ादी इज़हार राय को दबाने की कोशिश करते हैं तो मज़ीद शिद्दत से सामने आती है। तो बहरहाल एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से, दूसरा इमरान खान का एक पैगाम जेल से जो कि बैरिस्टर उमैर न्याज़ी ने दिया। उन्होंने कहा है कि अपने तमाम उम्मीदवारों को कि आप कागजात नामजदगी 22 दिसंबर तक जमा कराएं और उसके बाद टिकटों के फ़ैसले इमरान खान खुद करेंगे।
سندھ میں پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہی ہے اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھی انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اس ورچوئل جلسے کے حوالے سے. تو ایک تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 18 رہنما جن کو اشتہاری پہلے ڈکلیئر دیا جا چکا تھا کیونکہ انہوں نے تفتیش جوائن نہیں کی تھی اور عدالتی کارروائی جوائن نہیں کی تھی، ان کے شناختی کارڈ بھی نادرہ نے آج بلاک کر دیے ہیں. اس میں مراد سعید اعظم سواتی، حماد اظہر، اسلم اقبال، کرامت کھوکر، علی امین گنڈا پور، واسق قیوم، مسرت جمشید چیمہ، زبیر نیازی، ندیم عباس اور غلام محی الدین شامل ہیں. ان سب لوگوں کے نام نو فلائی لسٹ میں بھی شامل کر دی گئے، یعنی کہ پاکستان یہ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور نو فلائی لسٹ میں ان کے نام شامل کر دیے گئے اور ان کے آئی ڈی کارڈز بھی جو ہے وہ آپ کو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بلاک کر دیے گئے اشتہاری ڈکلیئر کیے جانے کے بعد. تو اب سرٹنلی جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائے تو شہریت کے بہت سارے حقوق معطل ہو جاتے. ایک یہ خبر ہے جی. اگلی خبر جو ہے وہ جیل میں ٹرائل ہونے کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ جیل میں ایک تو آلریڈی توہین الیکشن کمیشن کا ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف، سائفر کا ٹرائل ہو رہا ہے جیل میں عمران خان کے خلاف، توشہ خانہ نیب خصوصی عدالت کا ٹرائل ہو رہا ہے عمران خان کے خلاف. اب ایک اور ٹرائل ہونے جا رہا ہے اور اس عدالت نے بھی آرڈر پاس کر دیا ہے اور وہ ہے غیر شرعی نکاح کا کیس، جس میں جج قدرت اللہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے نام لینے چاہیے کیونکہ اتنی محنت کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کے فیصلے دینے میں، تو کم از کم لوگوں کو تو پتہ تو ہونا کہ یہ کون سے ہیرے ہیں جو اس طرح کے نایاب اور نادر قسم کے فیصلے صادر کرتے ہیں. تو جج قدرت اللہ نے فیصلہ سنایا جی، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کا غیر شرعی نکاح کا ٹرائل جو ہے وہ جیل کے اندر ہوگا. تو یعنی کہ دس از the fourth case that is going to be tried within the jail premises now. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے فارمر چیئرمین عمران خان کو تو ٹرائی کیا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بشرا بی بی کو بھی جیل میں ٹرائی کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے. اور اس میں عدالت نے جو سماعت کی ہے اس میں بشرا بی بی کے وکیل پیش ہوئے تھے، اور بشرا بی بی کیونکہ خود پیش نہیں ہوئی تھی تو وکیل صاحب نے کہا کہ ان کا کوئی صحت اتنی اچھی نہیں تھی یا میڈیکل کا کوئی ایشو تھا، اس وجہ سے وہ آ نہیں سکیں. تو جج صاحب نے بولا جی کہ آپ میڈیکل پیش کریں، اور اتنی دیر میں عمران خان بھی کیونکہ پیش نہیں ہوا ہے جیل سے، حکم تھا کہ ان کو پیش کیا جائے، وہ رپورٹ جیل سے بھی آ جائے گی تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. جس پہ بشرا بی بی کے وکیل نے کہا کہ جیل سے جو رپورٹ آنی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. تو اس پر جج صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، آپ کو کچھ پتہ ہے تو آپ بتا دیں، اور صرف اس کیس کے حوالے سے بات کریں، باقی معاملات پر بات نہ کریں. اچھا جی، دوسرا پھر وکیل نے، بشرا بیبی کے وکیل نے کہا جی کہ اگلی تاریخ تھوڑی آپ لمبی دے دیں کیونکہ لاہور سے آنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ چھٹیوں کے بعد آپ اس کی سماعت رکھ لیں. تو اس پر جج کا رسپانس یہ تھا کہ آپ اسلام آباد میں گھر کرائے پہ لے لیں، اپنی اسلام آباد کی تاریخیں جو ہیں وہ بھگتانے کے لیے اسلام آباد میں ایک گھر کرائے پہ لے لیں، اور ایک تاریخ تو میں چھٹیوں سے پہلے رکھوں گا، اور وہ تاریخ انہوں نے 22 دسمبر کی سماعت فکس کر دی ہے. اور اس کے بعد جیل حکام کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آ گئی جس میں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جج صاحب نے جیل ٹرائل کا حکم صادر کر دیا، اور اس میں کہا کہ دونوں ملزمان بشرا بی بی اور عمران خان غیر شرعی نکاح کیس، اور انہوں نے کہا جی کہ دونوں کا جیل ٹرائل ہوگا اور فیملی جو ہے، اور اوپن ٹرائل ہوگا. ایک طرف کہتے ہیں جیل ٹرائل ہوگا، دوسری طرف ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اوپن ٹرائل ہوگا. اسلام آباد ڈویژنل بینچ کا جب سے فیصلہ ہے اس کے بعد سے، حالانکہ شروع سائفر بھی دوبارہ سے یہی کہہ کے ہوا تھا کہ اوپن ٹرائل ہوگا، اس کے بعد اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، اور پھر جب پورے نہیں کیے گئے دوبارہ کہہ دیا گیا اب ان کیمرہ ہوگا. تو اب جیل کا بھی جو ٹرائل دوبارہ شروع کرنے لگے، جو پہلی دفعہ شروع کرنے لگے نکاح غیر شرعی نکاح کا، وہ بھی یہ کہہ کر رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ فیملی ممبرز تو آ کے اٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر میڈیا نے آنا ہے اور عوام الناس کے ممبران نے آ کے یہ ٹرائل سننا ہے تو ان کو جیل حکام سے رابطہ کر لینا چاہیے. Now when you say کہ اگر میڈیا کے نمائندگان یا عوام الناس کے لوگوں نے آ کر ٹرائل کی ہیرنگز اٹینڈ کرنی ہے، they should contact the jail authorities. It means that this is not an open trial. It means that the trial is not open to the public and the media because they have to seek
permission from the jail authorities to attend the proceedings of the trial. So how come is this an open trial? This is not an open trial. लेकिन बहरहाल कहते भी हैं कि ओपन ट्रायल होगा और फिर कह देते हैं जेल अथॉरिटीज के साथ राब्ता भी करें मीडिया वाले अगर वो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स को कवर करना चाहते हैं। मैं कई दफ़ा कह देता हूँ कि पाकिस्तान में एक सर्कस चल रहा है, लेकिन सर्कस की तौहीन है इसको सर्कस कहना, क्योंकि सर्कस तो बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का एक्ट होता है जिसमें बहुत सारे परफॉर्मर्स जो है बहुत डिसिप्लिन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद, रिहर्सल करने के बाद अवाम के सामने परफॉर्म करते हैं और बड़े मुश्किल करतब परफॉर्म करते हैं और उसमें एक हार्मनी और एक डिसिप्लिन और एक परफेक्शन चाहिए होता है और वो बड़े ज़बरदस्त करतब करते हैं। यहाँ पे तो ना कोई हार्मनी है, ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई सिस्टम है, तो इस वजह से इसको सर्कस कहना भी सर्कस की तौहीन है। तो मैं इसको सर्कस भी नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल ख़बर यही है कि अब बुशरा बीबी को भी जेल में जाके गैर शरई निकाह, और देखें हमारा तो कोई ताल्लुक़ नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से या ज़ाती तौर पे इमरान खान के मामलात जो हैं या बुशरा बीबी के मामलात जो हैं, लेकिन तकलीफ़ या दुख सिर्फ इस बात का होता है एक पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से कि किस हद तक हुकूमत वक्त जो है या जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं वो जारी हैं किसी को सियासी तौर पर शिकस्त देने के लिए, और घर में जो ख़वातीन होती हैं उनका सर्टनली एक तकद्दुस है। और पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जितने भी बुरे स्याह अदवार गुज़रे हैं उसमें भी इस तरह के मामलात आपको शाज़ो नादिर कोई मिलेंगे। वैसे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता, मैं उन लोगों में से नहीं जो कहते हैं कि हुआ ही नहीं, पहले सब कुछ बड़ा बड़ा कुछ हुआ है। राइट फ्रॉम द टाइम दिस कंट्री वॉज फॉर्म्ड, उसके बाद से आप 50 की दिहाई, 60 की दिहाई, 70 की दिहाई, 80 की दिहाई, 90 की दिहाई, बड़ा बड़ा कुछ हुआ है इस मुल्क में। बट दिस इज़ येट अनदर एपिसोड, उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो अब हो रहा है और ख़वातीन को अदालतों में घसीटा जा रहा है उनके निकाह के हवाले से। दिस इज़ वेरी डिस्ग्रेसफुल मैं समझता हूँ, और उसमें जो उनके साबिक शौहर हैं वही मुद्दई बन रहे हैं और गवाह लाए जा रहे हैं, और उसमें जो मामलात हैं वो पूरे दुनिया को समझ आ रहे हैं, पाकिस्तान को समझ आ रहे हैं कि वो जो पपेट है साबिक शौहर वो कैसे चल रहा है और कहाँ से उसको जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। तो बहरहाल एक ये ख़बर है, और इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूं आखिरी ख़बर आज के वीलॉग की, वो है जी कि एक नोटिफिकेशन आया था पिछले दिनों एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, जिसमें लिखा गया था कि जो सर्विंग जजेस हैं उनकी जो अहलियाँ हैं वो अगर ट्रैवल करेंगी बाय एयर तो उन लोगों की जिस्मानी तलाशी एयरपोर्ट्स पर नहीं ली जाएगी। तो उसके बाद ये ख़बर मीडिया पर आ गई, सोशल मीडिया पर अब भी आ गई, तो उसकी एक क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अब इशू की है, और वो ये कहते हैं कि 16 दिसंबर को सरीना ईसा जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की अहलिया हैं, उन्होंने जो ट्रैवल किया था तो उन्होंने अपनी जिस्मानी तलाशी कराई थी, वीडियो रिकॉर्ड मौजूद है, कोई इस्तिस्ना उन्होंने नहीं मांगा था, और वीआईपी लाउंज के इस्तेमाल की ऑफ़र हुई थी चीफ जस्टिस साहब को जब वो टर्की ट्रैवल कर रहे थे अपनी अहलिया के साथ, और चीफ जस्टिस ने त्यारे तक लग्जरी लेमोजीन के इस्तेमाल से भी इनकार कर दिया था और वीआईपी लाउंज भी इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज़ दैट वी आर सो मच स्टक इन पेटी इशूज़। आई टेल यू, ये जो वीआईपी लाउंज की बात हो रही है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, वहाँ पर आपने जाके देखें अगर, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे मैंने सुना है 5-5 हज़ार रुपया या 2-2 हज़ार रुपया दे के लोग वीआईपी लाउंज इस्तेमाल कर रहे थे, इतना वो वीआईपी है। तो अगर सिटिंग चीफ जस्टिस या उनकी अहलिया जो हैं उन्होंने वीआईपी लाउंज में जाकर बैठ भी गए, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि हमने इन चीज़ों से ख़बरें निकालनी है और उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। और चीफ साहब के लिए भी ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि जी वो ख़बर आई थी तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर वजाहत दे रही है कि चीफ जस्टिस की अहलिया ने जिस्मानी तलाशी कराई है, जबकि चीफ जस्टिस को वजाहत इस पे देनी चाहिए कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ डिलीवर करने में नाकाम क्यों हैं, जस्टिस में इतना डिले क्यों है। एक सियासी जमात अगर कहती है कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है तो वो क्यों हो रही है, और एक सियासी जमात के मामलात अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक होते हैं उसके केसेस ख़त्म हो जाते हैं, दूसरी के ख़राब होते हैं तो उसके केस पर केस और जेल ट्रायल पर जेल ट्रायल होता है, तो क्यों होता है। दीज आर द इश्यूज़ जिसके ऊपर चीफ जस्टिस पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वजाहत आने की ज़रूरत है, ना कि इस चीज़ पर कि चीफ जस्टिस की अहलिया ने अगर ट्रैवल किया था
تو جسمانی تلاشی انہوں نے اپنی کروائی تھی اور وی آئی پی لاؤنج استعمال نہیں کیا تھا. دیز آر پیٹی ایشوز. کسی بھی ملک میں پروٹوکولز ہوتے ہیں اور سسٹمز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو آفیشلز ہوتے ہیں, گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں, ججز ہوتے ہیں, ان کے کچھ مطلب کہ کچھ انسینٹیوز ان کو ملتے ہیں, کچھ پرکس ان کو ملتے ہیں. تو یہ ان چیزوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہے یا نہیں ہے, جسٹس ڈسپینس ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, فوری اور سستا انصاف ہو رہا ہے. اس کے اوپر اگر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے وضاحت نہ آئے اور اس طرح کے پیٹی معاملات, وی آئی پی لاؤنج, جسمانی تلاشی, یہ سارا فوکس بنا ہو, تو پھر سرٹنلی انصاف کا جو سفر ہے وہ رکتا ہے اور اس کے اندر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. بہرحال آج کے ویلاگ میں اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.